हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे बेटा आप सब लोग। चलिए भाई शुरुआत करते हैं। अपन जो है बात करें अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एंड्रोशियम पढ़ चुके थे, गाइनोशियम पढ़ चुके थे, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में देखा था डबल फर्टिलाइजेशन, और उससे पहले देखा था पॉलिनेशन। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपन डिस्कस कर चुके हैं। शुरुआत करनी है एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की कि भैया फर्टिलाइजेशन हो चुका है, अब उसके बाद क्या चेंजेस आएंगे प्लांट के अंदर या बात करें फ्लावर के अंदर, वो सब डिस्कस करना है। चलिए शुरुआत करते हैं यार। अगर बात करें सबसे पहले अपन की इवेंट्स कौन कौन से आने वाले हैं यहाँ पे। इवेंट्स यहाँ पे आने वाले हैं बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जैसे कि एंडोस्पर्म। सबसे पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, फिर ओव्यूल सीड्स के अंदर होंगे और ओवरी फ्रूट के अंदर। अब सर ये सीक्वेंस वाइज है या कैसे? बेटा सीक्वेंस वाइज भी कह सकते हैं या साइमल्टेनियस भी कह सकते हैं अपन इनको। ठीक है, साइमल्टेनियसली ज़्यादा कहना बेटर होगा क्योंकि साइमल्टेनियसली सारी चीज़ें एक साथ हो रही होती है। किसी का रेट थोड़ा स्लो होता है, किसी का ज़्यादा होता है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की, फिर उसके बाद देखेंगे एम्ब्रियो, फिर ओव्यूल का सीड में कन्वर्ट होना, ओवरी का फ्रूट में कन्वर्ट होना। अगर बात करते हैं अपन एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज कर लिया था एक मेल गैमीट ने, और सेंट्रल सेल के अंदर जो मौजूद था पोलर न्यूक्लियाई, वो सेल अब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन चुका है। क्या बन चुका है बेटा? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन चुका है। तो उसके अंदर अब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होना चालू हो जाएगा भैया, और डेवलपमेंट चालू होना हो जाएगा तो उसके बाद होगा क्या? चलिए आइए देखते हैं कैसे होता है एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। यहाँ पे हमने पिछला लेक्चर छोड़ा था बेटा कि डीजनरेटिंग सेरेजिट्स वहाँ पे मौजूद थे, जाइगोट बन चुका था जिसका प्लॉइडी लेवल 2n था, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन चुका था इसका प्लॉइडी लेवल क्या था बेटा? 3n, क्योंकि ट्रिपल फ्यूजन हुआ था वहाँ पे। तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियस जो दिखेगा उसका प्लॉइडी लेवल कितना है बेटा? 3n है। जो न्यूक्लियस यहाँ पे दिख रहा है उसका प्लॉइडी लेवल कितना है बेटा? 3n है। यहाँ पे 3n उसका प्लॉइडी लेवल है बेटा। अब 3n अब उसका प्लॉइडी लेवल है तो बेसिकली डीजनरेटिंग एंटीपोडल सेल भी वहाँ पे मौजूद है। कौन से सेल मौजूद है बेटा? डीजनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स वहाँ पे मौजूद हैं, और वो देख रहे हैं कि यार यहाँ पे जो है सब कुछ डीजनरेट हो चुका है। तो अगर अपन जिक्र करें आगे की तरफ और बात करें एंडोस्पर्म इनिशिएशन प्रोलिफरेशन की, तो कैसे किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा होगा। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है बेटा, समझते हैं उस चीज़ को कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है डिवाइड होना रेपिडेडली फॉर्म करेगा ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यू। मतलब यहाँ पे जो ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यू दिख रहा है, यहाँ पे जो एंडोस्पर्म इनिशिएशन दिख रहा है, वो कौन डिवाइड कर रहा है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड कर रहे हैं टाइम टू टाइम। और जो एंडोस्पर्म सेल डिवाइड कर रहे हैं वो रिजर्व फूड मटेरियल से भरे हुए हैं बेटा। तो वो रिजर्व फूड मटेरियल जो यहाँ पे हर एक सेल डिवाइड कर रही है उसके अंदर एक रिजर्व फूड मटेरियल भरा हुआ है। सर ये रिजर्व फूड मटेरियल क्यों भरा हुआ है? सिंपल सी बात है ना लाला, अरे यार एम्ब्रियो डेवलप हो उससे पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। अरे बच्चा तो अपने पास है पर उसको खिलाने के लिए खाना ही नहीं है, तो उसका डेवलपमेंट प्रॉपर कैसे होगा यार? तो बेसिकली यहाँ पे कर ये रहे हैं कि पहले खाना बना के रख रहे हैं अपन, ताकि जब बच्चा ग्रो हो तो उसको खाने की कोई कमी ना हो। कॉमन एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो PEN है, ठीक है बेटा, जो PEN है वो क्या करेगा बेटा? जो PEN है वो क्या करेगा? वो डेवलपमेंट करेगा यहाँ पे 3n प्लॉइडी लेवल के साथ यहाँ पे डेवलपमेंट करेगा। कौन करेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, और वो भी कैसा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। कैसा करेगा बेटा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, FND करेगा, और बनाएगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से जो एंडोस्पर्म बनता है बेटा उसको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं लाला। ठीक है, नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई वेरीज ग्रेटली, मतलब अलग अलग जितने भी सब में अलग अलग न्यूक्लियाई जो है फॉर्म हो सकते हैं। एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर ड्यू टू सेल वॉल फॉर्मेशन, और जब सारा न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा, तो उसके बाद कहीं जाके सेल वॉल फॉर्मेशन होगा। इमीडिएट वहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे बात करी थी और ये बताया था, ये जिक्र करा था कि लाला जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है वो साइटोकाइनेसिस के इमीडिएटली नहीं होता, वो जस्ट होता रहता है, होता रहता है। और
जब पूरा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन खत्म हो जाता है उसके बाद वहां पे सेल वॉल बनना चालू हुई है, तो आप कह सकते हैं कि मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर हो चुका है। कौन? अरे भैया एंडोस्पर्म मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर हो चुका है। नारियल पानी तो पिया ही होगा ना यार। देखो बात, टेंडर कोकोनट वाटर इज ए फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जो टेंडर मतलब जो ताज़ा ताज़ा पानी आप पीते हो ना बिल्कुल नारियल का, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही होता है। ठीक है बेटा, और इट इज़ मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई, वो थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियस का बना होता है। एंड द सराउंडिंग वाइट कर्नल इज द सेलुलर एंडोस्पर्म। जो आपको यह पानी वाला नारियल जिसको अपन कॉमन भाषा में कहते हैं, उसके अंदर बेटा पानी तो भरा होता है, उसके अलावा इस तरह का वाइट कर्नल आपको मिलता है। वो क्या है बेटा? वो है वहाँ पे फ्री सेलुलर एंडोस्पर्म है। और जो पीते हो वो क्या है बेटा? टेंडर कोकोनट, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। समझ में आई ये बात? बहुत ध्यान रखेगा मेरा बच्चा इस बात को। अगर अपन बात करें आगे की तरफ और जिक्र करें एम्ब्रियो डेवलपमेंट का, कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरफ और कैसे हो रहा है, एनसीईआरटी ने बखूबी इस चीज़ को समझाया है बहुत अच्छे से। बहुत ध्यान से अपन को समझना है, देखना है कि भैया एग सेल किस तरफ था? माइक्रोपाइलर एंड पे था ना, हाँ ना, था ना। तो बेसिकली जाइगोट भी उधर ही है। अब जाइगोट उधर ही है तो वो डेवलप होना भी उधर ही शुरू होगा। और जब जाइगोट डेवलप होना शुरू होगा तो लिखा है एम्ब्रियो डेवलपमेंट एट माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। ऑब्वियस सी बात है, जो जहाँ पे वहीं पे रहेगा, डेवलपमेंट भी वहीं पे स्टार्ट हो जाएगा बेटा जी। अब ये डेवलपमेंट हो चुका है स्टार्ट। जाइगोट अपने आप को डिवाइड कर रहा है, किस प्रोसेस के थ्रू? मोस्ट जाइगोट्स डिवाइड ओनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सम एंडोस्पर्म। हमेशा ऐसा होता है कि बेटा खाना, अभी अभी क्या निपटा हूँ, खाना जरूरी है। तो खाना जब तक नहीं बनेगा, एंडोस्पर्म जब तक नहीं बनेगा, उसके बाद ही एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। दिस गिव्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब भाई साहब यहाँ पे मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के अंदर जो है ना बेसिकली सीड्स अलग अलग होते हैं। वो किस बेसिस पे होते हैं वो अपन आगे जाके देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जाइगोट ने डिवाइड करना शुरू किया भाई साहब। और बहुत सारा एक लंबा स्ट्रक्चर और इसका नाम था बेटा ग्लोबुलर एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की अलग अलग शेप और स्टेजेस होती हैं बेटा। जाइगोट ने डिवाइड करके पहले स्टेज बनाई ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ग्लोबुलर एम्ब्रियो ये माइक्रोपाइलर एंड पे सिचुएटेड है। उसके बाद ये चलेजल एंड की तरफ हो गए सब। ठीक है बेटा, अब उसके बाद और डिवाइड करना शुरू किया तो एक सस्पेंसर लिगामेंट बनता है मल्टी सेलुलर। क्या बोला मैंने? मल्टी सेलुलर सस्पेंसर लिगामेंट बनता है। और सस्पेंसर लिगामेंट बनने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हार्ट शेड एम्ब्रियो बन चुका है, चलेजल एंड पे हार्ट बन चुका है। और इसी तरीके से बेटा ये जो डेवलपमेंट आपको दिखा रखा है, ये किसका दिखा रखा है? ये दिखा रखा है यहाँ पे 2 कोटिलिडन से। तो बेटा कौन सा डेवलपमेंट है? डाइकॉट सीड का डेवलपमेंट है। अगर मोनोकॉट होता तो एक ही कोटिलिडन यहाँ पे प्रेजेंट होता। ये प्लूम्यूल हो गया, ये रेडिकल हो गया। जो नीचे की तरफ है प्लूम्यूल, जो बाहर की तरफ वो रेडिकल। और बेटा जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो से ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ग्लोबुलर से हार्ट शेप्ड, और हार्ट शेप्ड से मैच्योर एम्ब्रियो। ये पूरा सामने आपके सामने यहाँ पे डायग्राम मैच्योर एम्ब्रियो का है। अगर अपन बात करें तो इट हैज़ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलिडन्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एम्ब्रियोनल एक्सिस यहाँ पे पूरा प्रेजेंट है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे प्लूम्यूल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा? रेडिकल है। रेडिकल से निकलेगी रूट और प्लूम्यूल से निकलेगी स्टेम। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन। कोटिलिडन के ऊपर वाला पोर्शन क्या है बेटा? एपिकोटाइल, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? प्लूम्यूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूम्यूल या एपिकोटाइल भी बोलते हैं। ठीक है, और आप नीचे की तरफ देख सकते हैं जो कोटिलिडन के नीचे वाला पोर्शन है वो क्या है बेटा? हाइपोकोटाइल, या फिर उसको अपन क्या कहते हैं बेटा? उसको अपन कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं बेटा? रेडिकल। तो हाइपोकोटाइल यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे रेडिकल भी मौजूद है। उसके बाद वहीं से रूट निकलना स्टार्ट होने वाली है भैया। ठीक है, और रूट कैप वहाँ पे मौजूद है। मोनोकॉट एम्ब्रियो की अगर अपन बात करते हैं तो उसके पास सिर्फ एक एम्ब्रियो होता है, जो कि यहाँ पे दिखा रखा है बेटा। ये ग्रास का एम्ब्रियो है। ये बेटा बात करें अपन कौन सी फैमिली? पोएसी या ग्रेमिनी फैमिली का एम्ब्रियो है, वीट की फैमिली का एम्ब्रियो है। वीट मोनोकॉट है बेटा। तो एक कोटिलिडन, सिर्फ एक कोटिलिडन यहाँ पे शो हो रखा है। और उस कोटिलिडन को क्या कहते हैं बेटा? स्कूटेलम। यहाँ रखने वाली बात है बेटा। ठीक है, इट इज सिचुएटेड लेटरल टू द एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस के साइड में, लेटरल में सिचुएटेड है। एट इट्स लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस इज रेडिकल। ठीक है, रेडिकल, और रेडिकल पे एक रूट कैप लगी हुई है बेटा। और जो एंड नीचे की तरफ है उसका नाम दिया है बेटा कॉलराइजा। और यहाँ पे ऊपर की तरफ जो उसका नाम दिया है क्यूलिप्टाइल। आप याद कैसे रखेंगे? रूट, रेडिकल, आर आर और आर, क्यूलराइजा। ठीक है बेटा, क्यूलिप्टाइल में तो बेसिकली फिर जब आर 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 यहाँ पे मिल ही गया है, उसके बाद जो बचा वो क्यूलिप्टाइल यहाँ पे हो रखा है। वैसे याद रखना चाहे तो प्लूम्यूल से पी यहाँ पे मौजूद है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं कि आर 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 से क्यूलराइजा रूट की तरफ, और बात करें क्यूलिप्टाइल ऊपर स्टेम प्लूम्यूल की तरफ।
ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्कोटेलम इज द एपिकोटाइल। इट हैज शूट अपेक्स, शूट अपेक्स मतलब ऊपर की तरफ ग्रो होने वाला है, शूट अपेक्स मतलब वहाँ पे प्लूम्यूल है, ठीक है। एंड अ फ्यू लीव प्राइमोडिया, कुछ प्राइमोडिया यहाँ पे है, लीव प्राइमोडिया ये जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये ठीक है, ग्रीन प्राइमोडिया यहाँ पे मौजूद है, ताकि जब आगे डेवलपमेंट हो, प्लांट ऊपर की तरफ डेवलप करे तो वहाँ से लीफ या ब्रांचेज यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है एम्ब्रियो यहाँ पे मौजूद है आपके सामने। ये जो एम्ब्रियो मौजूद है डाइकोट एम्ब्रियो मौजूद है, इसमें आप देख सकते हैं डाइकोट एम्ब्रियो, यहाँ पे एपिकोटाइल है, प्लूम्यूल है और यहाँ पे रेडिकल और हाइपोकोटाइल वाला स्ट्रक्चर है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस 2 कोटिलेडन का डिफरेंस है, इस तरीके से यहाँ पे मौजूद है। अगर अपन जिक्र करें आगे और बात करें सीड फॉर्मेशन की, तो ओव्यूल से सीड कैसे बनेगा। अगर डाइकोट से बनेगा तो डाइकोट का सीड इस तरह से होगा बेटा, क्योंकि वहाँ पे 2 कोटिलेडन्स थे, तो हाइपोकोटाइल नीचे की तरफ और एपिकोटाइल ऊपर की तरफ होगा। इस तरीके से जो है यहाँ से निकल के और ऊपर की तरफ डेवलपमेंट करेगा। 2 डाइकोट्स आपको दिख रहे हैं, कोटिलेडन्स 2 दिख रहे हैं। मोनोकोट सीड का अगर मैं जिक्र करूँ तो एक ही कोटिलेडन आपको अंदर की तरफ दिख रहा है सीड के अंदर, ठीक है। सीड के अंदर एक ही कोटिलेडन आपको दिख रहा है, एंडोस्पर्म भरा हुआ है पूरा। सीड कोट यहाँ पे मौजूद है, ऊपर की तरफ एपिकोटाइल, नीचे की तरफ हाइपोकोटाइल और यहाँ पे रेडिकल है। तो कहने का मतलब ये है, और अगर डिस्टिंग्विशली बात करें तो इस तरह से जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद है। कहने का मतलब ये है कि मोनोकोट में एक ही कोटिलेडन रहेगा तो सीड के अंदर भी वही मौजूद रहेगा, और बात करें डाइकोट के अंदर भी 2 कोटिलेडन रहेंगे तो सीड के अंदर भी वही मौजूद रहेंगे। अगर अपन बात करें कि सीड को अपन कहते हैं क्या है, सीड को अपन फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कहते हैं बेटा, जो कि इनसाइड फ्रूट्स प्रेजेंट होता है। फ्रूट्स के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसे सीड कहते हैं, और सीड एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। जाइगोट से मतलब बेसिकली एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो से तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल ही हुआ ना वो। बात करें इट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इट कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, सीड कोट इसमें प्रेजेंट है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। कोटिलेडन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, 2 है, डाइकोट है तो मोनोकोट है सिंगल है, और एम्ब्रियोनल एक्सिस यहाँ पे प्रेजेंट है, हाइपोकोटाइल और किसकी बात कर रहा है बेटा, ये हाइपोकोटाइल और बात कर रहा है एपिकोटाइल की। अगर अपन बात करें मैच्योर सीड्स की तो वो 2 तरह के होते हैं। पहला होता है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, दूसरा होता है एल्ब्यूमिनस सीड। अगर मैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड का जिक्र करूं तो इनके अंदर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता तो है, पर एम्ब्रियो उसको पूरा कंज्यूम कर चुका होता है। भैया एक बच्चा है रामलाल, एक बच्चा है श्यामलाल, श्यामलाल जी जो है ना वो खाना पूरा ख़त्म कर चुके हैं यार, उनके सामने जो रखा हुआ था खाना वो थाली चट कर चुके हैं, और थाली चट कर चुके हैं तो वो किस तरह के सीड हैं बेटा, वो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि एंडोस्पर्म वो खाना एंडोस्पर्म ही तो था, तो एंडोस्पर्म पूरा जब वो कंज्यूम कर चुके हैं तो वो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स कहलाएंगे। उनके अंदर कोई रेजिडुअल एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता, इट इज़ कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। उसका एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है, पी है, ठीक है, ग्राउंडनट है, ठीक है। बात करें अपन बीन्स है तो इन सब के अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता। अब इसी जगह जिक्र करूं मैं एल्ब्यूमिनस सीड्स का, तो बेटा उनके अंदर एंडोस्पर्म, ये रामलाल जी पूरा खाना नहीं खत्म कर पाए, डेवलपमेंट इनको पूरा हुआ, डेवलपमेंट पूरा हो रहा है, डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं एंडोस्पर्म का, डेवलपमेंट पूरा हो रहा है पर एंडोस्पर्म खाना बच गया, बस इनका थोड़ा से में काम चल गया, तो बेटा ये कहलाएंगे एल्ब्यूमिनस सीड्स। इनके अंदर एंडोस्पर्म रिटेन रह जाता है, थोड़ा ही रहता पर रहता है, जैसे कि वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, कोकोनट और सनफ्लावर। ये एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं, एनसीईआरटी के हैं, याद रखने हैं, रट लेने हैं, समझ लेना है। इस तरीके से जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीड कोट मौजूद है, और यहाँ पे जिसको अपन टेस्टा और टैगमन के नाम से जानते हैं बेटा, ठीक है। सीड कोट यहाँ पे मौजूद है टेस्टा और टैगमन के नाम से, और यहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस यहाँ पे आपको दिखा रखा है। अगर अपन बात करें आगे कि यार जिस तरह से स्ट्रक्चर कुछ सीड्स के एनसीईआरटी में भी गिवन है, जो आपको ध्यान रखने हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है भैया। कोटिलेडन 2 आपको दे रखे हैं, माइक्रोपाइलर एंड पे ये डेवलपमेंट हो रहा है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सीड कोट और उसके अंदर एंडोस्पर्म का जो है पूरा आपको शो कर रखा है, कोटिलेडन्स आपको शो कर रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 कोटिलेडन साफ दिख रहा है अपन को यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल कोटिलेडन आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है चीज़ें हैं। अगर मैं ये जो सीड है बेटा, ये मेज़ के सीड की बात हो रही है यहाँ पे, ये जो सीड यहाँ पे गिवन है, ये मेज़ का सीड गिवन है, एंडोस्पर्म आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे बात करें सीड कोट है, कोटिलेडन यहाँ पे मौजूद है, सिंगल कोटिलेडन यहाँ पे मौजूद है। तो ये जो सीड है वो मेज़ का है, सॉरी ये सीड जो है वो मेज़ का है, और ये जो आपको दिखा रखा है वो वीट का सीड है। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगी।
अगर अपन सीड का डेवलपमेंट देखिए ओव्यूल से, तो ओकेजनली इन सम सीड्स ब्लैक पेपर बीट के अंदर जो है न्यूसिलस का रेमिनेंट बन जाता है, बच जाता है, ठीक है। और वैसे सीड्स की अगर अपन बात करें जिनके अंदर न्यूसिलस का रेमिनेंट बच जाता है बेटा जी, ठीक है, वो कहलाता है पेरिस्पर्म। एक सिंपल सी थिन सी लेयर होती है न्यूसिलस वहाँ पे बेसिकली जब बना था, जब फर्टिलाइजेशन हुआ था, तो न्यूसिलस जब बना था, जब फर्टिलाइजेशन हुआ था, तो वो पूरी तरह कंज्यूम नहीं हो पाया और बच गया, तो वहाँ पे एक सिंपल सी लेयर रह जाती है जिसको अपन पेरिस्पर्म नाम देते हैं बेटा। इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स हार्डन एज टफ प्रोडक्टिव सीड कोट्स इट एज स्मॉल पोर। मतलब क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। जो इंटेगुमेंट्स उन्होंने सीड कोट बना दिया है, 2 इंटेगुमेंट्स थे तो 2 सीड कोट वहाँ पे बन चुके हैं, ठीक है। और वहाँ पे माइक्रोपाइलर पे थोड़ा सा जो है बात करें इंटेगुमेंट्स एब्सेंट थे, तो वहाँ पे अभी भी होल रह जाएगा। ये आप देख सकते हैं क्यों रहा, क्योंकि थ्रू विच O2 एंड वाटर एंटर इनटू द सीड, ऑक्सीजन और वाटर वहाँ से एंटर होने की पूरी बेटा प्रोबेबिलिटी रहती है और होते हैं एंटर, इसीलिए वहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड पे अपन जो है होल छोड़ देते हैं। इंटेगुमेंट्स होल छोड़ते क्या, इंटेगुमेंट्स वहाँ पे एब्सेंट होते हैं, तो वहाँ पे हार्ड सीड कोट प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। और वहाँ से ही बेसिकली बात करें अपन प्लूम्यूल और बात करेंगे, वहीं से बेटा जो है रेडिकल्स जो है वहाँ से जन्म लेंगे माइक्रोपाइलर एंड से। एज द सीड मैच्योर्स इट बिकम्स द ड्राई। सीड जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है, वो मैच्योर होते होते ड्राई होता जाता है बेटा, वो अपना वाटर कंटेंट रिड्यूस करता रहता है बाय 10 to 15% बस रह जाता है उसके अंदर। बात करें द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लोज डाउन, इट में एंटर स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, इसको डॉर्मेंसी अपन कहते हैं। तो जैसे जैसे सीड मैच्योर होने लगता है वो डॉर्मेंसी की तरफ जाने लगता है, अपना वाटर कंटेंट रिड्यूस कर लेता है। डॉर्मेंसी का मतलब ये है बेटा कि अगर उसकी फेवरेबल कंडीशन नहीं आई है तो अपने आप को इनएक्टिव स्टेट में डाल लेगा, अभी जर्मिनेट नहीं करेगा। फेवरेबल कंडीशन जैसे आएगी, मॉइस्चर O2 और सुटेबल टेम्परेचर मिलेगा, वो जर्मिनेट कर जाएगा। जर्मिनेट करते बेटा वो निकल के सामने आएगा। बात करें अपन सिंस पोलिनेशन, क्योंकि बात करें अपन की पोलिनेशन जो प्रोसेस है वो और फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है वो इंडिपेंडेंट है वाटर, सीड और फॉर्मेशन के, तो वो कुछ एडवांटेजेस आपको गिवन है यहाँ पे सीड्स के, कि सीड्स ही क्यों बनाए प्लांट ने सीड्स ही क्यों बनाए, वो डायरेक्टली क्यों जर्मिनेट नहीं कर गया। सिंस पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, सीड एंड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। मतलब पोलिनेशन और ये सब बात करें अपन जो है इंडिपेंडेंट है वाटर के, ठीक है। तो बेसिकली सीड का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ताकि सीड को अपन जर्मिनेट करा सकें, यहाँ से वहाँ ले जा सकें। बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटेजीज फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट्स, सीड को अपन कहीं भी ले गए और उगा सकते हैं बेटा। कुछ अगर एडेप्टेशन वाली जो कैपेसिटी उसके अंदर डेवलप कर दें अपन, तो उसको अपन कहीं भी जर्मिनेट करा सकते हैं। इट हेल्प्स द स्पीशीज टू कॉलोनाइज इन अदर एरियाज। ऐसा नहीं कि वीट को अगर हम यहीं उगा रहे हैं तो किसी और जगह नहीं उगा सकते, कोशिश करी जा सकती है कुछ एडेप्टिव एनवायरनमेंट देके उसको और वहाँ पे उगाया जा सकता है, पर ये कब हो सकता है, जब सीड ही वहाँ पे मौजूद हो। दे हैव फूड रिजर्व्स, उनके अंदर फूड रिजर्व्स मौजूद है बेटा। सो यंग सीडलिंग्स आर नरिश्ड अंटिल दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब यंग एम्ब्रियो की अगर अपन बात करें तो यंग एम्ब्रियो को जब तक पूरा डेवलपमेंट नहीं हो जाता उनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल रहता है, तो उसको यूज़ करते हैं। अब अगर वो सीड नहीं बनाते तो उनको फटाफट से कम टाइम के अंदर यूज़ करना होता, और नहीं यूज़ कर पाते तो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता। और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट सीड हार्ड कोर सीड कोर बन गया ऊपर से, तो अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चलता भी रहे तो कोई प्रॉब्लम उसमें है नहीं। जब तक एंडोस्पर्म वो नहीं कंज्यूम कर लेगा, वो जर्मिनेट वगैरह जैसी चीज़ कोई नहीं करेगा। तो बेसिकली सीड का यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है कि यार वो प्रोटेक्शन कर रहा है, ये एम्ब्रियो का प्रोटेक्शन कर रहा है सारी चीज़ों का, ताकि हम कहीं भी उसको उगा सकें। द हार्ड सीड कोर प्रोटेक्ट्स द यंग एम्ब्रियो, ये हम बात कर ही चुके हैं। बीइंग प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस एंड वेरिएशंस। चूंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड रिजल्ट है, सबसे लास्ट का प्रोडक्ट है, तो बेसिकली हम इनके अंदर वेरिएशन करके हम नए जेनेटिक कॉम्बिनेशंस वहाँ पे मौजूद कर सकते हैं, नए प्लांट्स उगा सकते हैं। डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी ऑफ मैच्योर सीड्स आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड्स। डिहाइड्रेशन होना वो जो 10 से 15% मॉइस्चर जो कम कर रहा था, और डॉर्मेंसी जो ला रहा था, वो कहीं ज़्यादा कंपलसरी थी। क्यों कंपलसरी थी बेटा? ताकि जो सीड है वो डॉर्मेंट रह सके लंबे टाइम तक, फेवरेबल टाइम तक आए, तभी वो जर्मिनेट कर पाए। अगर फेवरेबल टाइम से पहले कर गया तो कहीं ना कहीं उसका वेस्ट होना बहुत जो है, बात करें अपन प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है उसके वेस्ट होने की। तो वेस्ट नहीं करना है उसको अपन को, ठीक है। कई बार हम सीड स्टोर करके रखते हैं ताकि अपन उसको जो है अगले सीजन की क्रॉप में भी उगा सकें। अगर वायबिलिटी सीड्स की बात करूँ तो फ्यू स्पीशीज़ के अंदर जो है सीड्स वायबिलिटी को लूज़ कर देते किसी छोटे से मंथ में, कुछ थोड़े मंथ में, ठीक है, और कुछ की जो बहुत ईयर्स तक रह जाती। एक एग्जांपल अपन बात करें, 2000 साल पुराना जो है सीड यहाँ पे मौजूद है, किसका? डेट पाम, जिसका नाम है फोइनिक्स डेक्टाइलिना बेटा, डेक्टाइलिफेरा, और आपके सामने मौजूद है ये, ठीक है। फोइनिक्स डेक्टाइलिफेरा आपके सामने मौजूद है। इसका सीड जो है 2000 साल तक भी वायबल रहता है,
ठीक है। और ये कहाँ निकला था बेटा, आर्कियोलॉजिकल एग्जीक्यूशन हुआ था किंग हेरोड प्लेट्स नियर द डेड सी जहाँ पे है, ठीक है, वहाँ के आसपास किंग हेरोड्स प्लेस एक जगह है, और वहाँ पे जो है, वहाँ पे जब खुदाई हुई तो वहाँ पे ये सीड्स मिला 2000 साल पुराना बेटा। तो कहीं ना कहीं यार वो 2000 साल पुराना रहने में सीड्स की ही क्या है इसमें इंपॉर्टेंस है, उसने एम्ब्रियो को सड़ने नहीं दिया और इतने साल तक एम्ब्रियो वहाँ पे मौजूद रहा। तो ये क्या है बेसिकली बात करें अपन, ये एडवांटेज है सीड्स का। अगर फ्रूट का बनना देखें अपन ओवरी से, तो फ्रूट कैसे बनते हैं बेटा, द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, ओवरी ही किस में डेवलप होती है, फिर फ्रूट के अंदर डेवलप होती है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसेस साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियस वाले होने वाली प्रोसेस है। द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू पेरिकार्प, जो वॉल है ओवरी की वो पेरिकार्प के अपने डेवलपमेंट, मतलब इसको अपन फ्रूट कवरिंग भी बोल सकते हैं बेटा। द फ्रूट्स में भी फ्लैशी, फ्रूट्स या तो फ्लैशी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे गुदा जो होता है जिनके अंदर, जैसे गुआवा होता है, ऑरेंज होता है, मैंगो होता है, या ड्राई हो सकता है जैसे कि ग्राउंडनट और मस्टर्ड, ठीक है। तो वो भी क्या है, एक तरह से फ्रूट ही है बेटा, ठीक है। फ्रूट्स दो टाइप के होते हैं, ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स। मेरे बच्चे ने वैसे मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ी ये चीज़ें, पर थोड़ा सा रिपीट, इन दिस फ्रूट डेवलप्स ओनली फ्रॉम फॉर द ओवरी, जो फ्रूट्स है वो ओवरी से ही डेवलप हो रहे होते हैं। ट्रू फ्रूट्स वो होते हैं जो ओवरी से डेवलप होते हैं, जो पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करते हुए, ट्रू फर्टिलाइजेशन करते हुए और पूरा टाइम लेके जो डेवलप होते हैं ओवरी से, वही क्या है बेटा, ट्रू फ्रूट्स है, ठीक है। इसमें सारे फ्लोर डिजेनरेट हो जाते हैं, और सिर्फ बेल नहीं बात करें तो वहाँ पे फ्रूट पूरा ओवरी से डेवलप हो रहा होता है। मोस्ट प्लांट्स ऐसे ही डेवलप होते हैं। फॉल्स फ्रूट जो होते हैं बेटा वो ओवरी के अलावा या बिना फर्टिलाइजेशन के किसी से भी डेवलप हो जाता है। मैंने क्या बोला, जो ट्रू फ्रूट्स है वो तो ओवरी से डेवलप होंगे और फर्टिलाइजेशन डेवलप होंगे, और जो फॉल्स फ्रूट्स है या तो वो ओवरी के अलावा या दूसरी कंडीशन है कि बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही डेवलप हो जाते हैं। अगर बात करें थैलेमस की तो उससे भी डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, कैश्यू, ये सब थैलेमस से डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। अगर बात करें सम स्पीशीज जैसे कि विदाउट फर्टिलाइजेशन ही डेवलप कर दी थी, उनको अपन पार्थेनोकार्पिक कहते हैं। बनाना जो है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता वहाँ पे, ऐसे ही डेवलप हो गए, ठीक है। पार्थेनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, सच फ्रूट्स आर सीडलेस। ऐसे फ्रूट जिनके अंदर पार्थेनोकार्पी होती है वो सीडलेस है। क्यों सर, क्योंकि सिंपल सी बात है ना बेटा जी यार, वहाँ पे ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो सीड ही नहीं बनेगा। अब सीड ही नहीं बनेगा तो सीड मौजूद कहाँ पे होगा, सीडलेस फ्रूट तो वो होना ही है बेटा। अब बात करें अपन तो पार्थेनोकार्पी की, तो वो इंड्यूस की जा सकती है केमिकल्स का या ग्रोथ हार्मोन्स का यूज करते हुए। आया समझ। चलो बात करें कुछ अपन एपोमिक्सिस की, तो एपोमिक्सिस क्या है, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। अपन सीड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और सर ये तो अचरज की बात है, आश्चर्य की बात है कि अपन एपोमिक्सिस प्रोसेस में विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड डेवलप कर रहे हैं, ये कैसे कमाल हो गया। आ जाओ देखते हैं। सम स्पीशीज ऑफ एस्ट्रेसियन ग्रासेस, ग्रासेस और एस्ट्रेसी कुछ स्पीशीज के अंदर इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप जो मिमिक्री करता है किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है बेटा, भूलेंगे नहीं। देखते हैं एपोमिक्सिस होता क्या है, कैसे डेवलपमेंट होते हैं एपोमेक्टिक सीड्स। सम स्पीशीज के अंदर डिप्लॉयड एग सेल, ये याद रखना है, बिल्कुल पूछा गया है बेटा। डिप्लॉयड एग सेल मतलब डिप्लॉयडी लेवल कितना है उसका, 2n है। अब वो जो है वो किससे बनता है, वो विदाउट रिडक्शन डिवीजन, बिना म्यूसिस के एग सेल बन गया। जब अपन देख रहे थे कि जो है एम्ब्रियो जो है बेसिकली एम्ब्रियो क्या, जो अपन बेसिकली देख रहे थे कि वहाँ पे डेवलप हो रहा है ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर बन रहा था, वहाँ पे एम्ब्रियो सेक बन रहा था, तो कैसे बन रहा था, मियोसिस हो रहा था और उसके बाद चीज़ें बन रही थी। पर वहाँ पे जो डिप्लॉयड एग सेल है वो कैसे बना, विदाउट रिडक्शन डिवीजन, मतलब विदाउट मियोसिस बन गया, तो उसका प्लॉइडी लेवल तो डिप्लॉयड ही रह गया यार। अब डिप्लॉयड ही रह गया तो वहाँ पे एम्ब्रियो का प्लॉइडी लेवल भी कैसा रहता है, डिप्लॉयड, और यहाँ पे जो बेसिकली जिससे एम्ब्रियो बन रहा है उसका प्लॉइडी लेवल भी क्या रहेगा, डिप्लॉयड। तो ऑब्वियस ही बात है यार, विदाउट फर्टिलाइजेशन ही काम हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात को कि भैया एम्ब्रियो का प्लॉइडी लेवल डिप्लॉयड। अब उससे पहले जो स्ट्रक्चर रहता है उसका हैप्लॉयड रहता है, गैमीट मिलते हैं तो फिर बेसिकली एम्ब्रियो बनता है डिप्लॉयड। पर यहाँ तो बेसिकली पहले से ही डिप्लॉयड है, तो रिडक्शन डिवीजन हुआ ही नहीं, रिडक्शन डिवीजन हुआ तो पहले से डिप्लॉयड, तो एम्ब्रियो भी अपने आप डिप्लॉयड ही बन गया। और कैसा बन गया, विदाउट फर्टिलाइजेशन बन गया। कुछ स्पीशीज जैसे कि सिट्रस और मैंगो की वेराइटीज के अंदर जो न्यूसिलर सेल्स हैं, जो अपन ने पढ़ी थी न्यूसिलर सेल्स, वो जो एम्ब्रियो सेक को सराउंड करके रहती हैं, वो क्या करती हैं बेटा, डिवाइड करती हैं और एम्ब्रियो सेक के अंदर घुस के और एम्ब्रियोज बनाना शुरू कर देती हैं बेटा उसकी सेल्स। तो 10 ईच ओव्यूल कंटेंस मैनी एम्ब्रियोज, इस तरीके से हर ओव्यूल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज हो जाते हैं, ठीक है। तो अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो एंड सीड इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। और वो अपन ने बात करी थी वहाँ पे कि एक से ज़्यादा एम्ब्रियो वहाँ पे अगर हैं तो वो पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाएगी।
तो यार ये अपन ने जिक्र करा कि इस तरह से एपोमेक्टिक सीड्स अपन बनाते हैं। अगर हाइब्रिड सीड्स की बात करें अपन, तो हाइब्रिड सीड जो है वो पहले सोन की, इफ द सीड्स फ्रॉम हाइब्रिड्स आर सोन द प्लांट्स इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड लूज हाइब्रिड कैरेक्टर्स। अगर हाइब्रिड सीड्स को सोन कर दिया जाए तो प्लांट सेग्रीगेशन शो करते हैं। सेग्रीगेशन शो करने के बाद बेटा क्या करते हैं, वो हाइब्रिड कैरेक्टर्स को लूज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हाइब्रिड कैरेक्टर्स को लूज कर देते हैं। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स इज कॉस्टली, प्रोडक्शन जो है हाइब्रिड सीड का वो कॉस्टली है बेटा। सो हाइब्रिड सीड्स आर आल्सो एक्सपेंसिव, हाइब्रिड सीड्स क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, उनका प्रोडक्शन कॉस्टली है। इफ द हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमेक्टिक्स देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन हाइब्रिड प्रोजेनी। अगर अपन एपोमेक्टिक सीड्स को हाइब्रिड सीड की तरह बनाए तो उनका सेग्रीगेशन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो सेग्रीगेशन होने का भी नाम नहीं है, तो वो कैरेक्टर को वहाँ पे रखे रहेंगे। तो इस कदर अपने इस चैप्टर की बात करी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करें, बात करी, समझा कि सीड्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, ओव्यूल से किस तरह से विदाउट फर्टिलाइजेशन एपोमेक्टिक सीड्स बनते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बनते हैं। उससे पहले बात करी पूरी डेवलपमेंट की, किस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और कहाँ पे वो पहुँच जाता है, कॉटिलडन्स कैसे उसके अंदर बनते हैं। तो ये सारी जिक्र करी, बातें करी, समझा कि किस तरह से क्या चीज़ें होती है। ठीक है भैया, तो अब तक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन ने बनाए हैं, देखे हैं, समझे हैं, वो ध्यान रखना है। इस चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, वो पूरा अपन को देखना है। ठीक है, और नीट क्रैक करके अपन को जो है सफल होना है। ठीक है, बाकी बातें करेंगे अपन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।